आज की इस गहन चर्चा में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दस्तावेजों, रिपोर्टों और आर्थिक विश्लेषण के एक ऐसे समंदर में गोता लगाने की तैयारी कर रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारे वर्तमान और आने वाले भविष्य की तस्वीर उकेरता है। जी, और ये तस्वीर बहुत सी ऐसी बातें साफ करती है जो रोजमर्रा की खबरों में छिप जाती हैं। बिल्कुल। तो आज की हमारी चर्चा का जो मुख्य केंद्र है वो है इकोनॉमिक सर्वे 25-26 का पहला अध्याय और उसकी प्रस्तावना। इस अध्याय का शीर्षक ही अपने आप में पूरी कहानी का सार समेटे हुए है। शीर्षक है अर्थव्यवस्था की स्थिति, विकास सीमा का विस्तार, या कहें स्टेट ऑफ द इकोनॉमी पुशिंग द ग्रोथ फ्रंटियर। और सच कहूं तो ये सिर्फ एक आकर्षक शीर्षक नहीं है, इसके पीछे बहुत ठोस वजह है। हाँ, और आज का हमारा मुख्य उद्देश्य भी यही है, ये समझना कि जब पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व आर्थिक उथल-पुथल, युद्ध और महंगाई से जूझ रही है, ठीक उसी समय भारत का जो मैक्रो इकोनॉमिक या वृहद आर्थिक प्रदर्शन है वो कैसा रहा है। अक्सर लोगों को लगता है कि सरकारी दस्तावेज बहुत नीरस होते हैं, उबाऊ लगते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस सर्वे के पहले अध्याय को जब हम खंगालते हैं तो जो वैश्विक और घरेलू अर्थव्यवस्था का कॉन्ट्रास्ट सामने आता है वो किसी थ्रिलर से कम नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। दस्तावेजों के इस ढेर से आज हम कुछ सबसे रोचक तथ्य निकालने वाले हैं। और मैं यहाँ ये जोड़ना चाहूंगा कि ये रिपोर्ट केवल आंकड़ों का पुलिंदा नहीं है। अगर हम इसके विश्लेषण को बारीकी से देखें तो ये एक बहुत स्पष्ट कहानी कहता है। कैसी कहानी? दो अलग अलग दिशाओं में जाती हुई दुनिया की कहानी। एक तरफ वो वैश्विक अर्थव्यवस्था है जो भयंकर अनिश्चितता और झटकों से सहमी हुई है, और दूसरी तरफ भारत है जो न केवल अपनी आर्थिक स्थिरता बनाए हुए है बल्कि विकास की नई सीमाएं भी लांघ रहा है, जो कि आज के समय में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल है। दुनिया के विकसित देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मंदी और कर्ज के जाल से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में ये रिपोर्ट दस्तावेजीकरण करती है कि भारत की बुनियाद कितनी मजबूत है। तो चलिए सबसे पहले दुनिया की वर्तमान स्थिति का एक यथार्थवादी चित्र खींचते हैं। सर्वे का पहला अध्याय बताता है कि साल 2025 की शुरुआत जिन उम्मीदों के साथ हुई थी, साल के अंत तक वो पूरी तरह से बदल गई। मतलब ऐसा लगा जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था ने कोई यू टर्न ले लिया हो। एक बहुत ही तीखा यू टर्न सच में। हाँ, और इस संदर्भ में रिपोर्ट में एक ऐसा आंकड़ा है जो सच में चौंकाने वाला है। मैं सोच रही थी कि ऐसा क्या हुआ कि दुनिया भर के बाजारों में एक अलग ही तरह की घबराहट फैल गई। वैश्विक बाजारों की इस घबराहट को समझने के लिए हमें सोने यानी गोल्ड की कीमतों का रुख देखना होगा। ये सबसे अहम संकेतक है। सोने की कीमतें? हाँ, रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 में सोने की कीमत $2,607 प्रति औंस से अचानक छलांग लगाकर $4,315 प्रति औंस तक पहुंच गई। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी छलांग है। और बात यही खत्म नहीं होती। 26 जनवरी 2026 तक ये कीमत $5101.34 प्रति औंस के एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंची। तो ये जो सोने की कीमतों में ये जो बेतहाशा उछाल आया है, ये कोई सामान्य बाजार चक्र तो नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि अर्थशास्त्र में इसे एक बहुत बड़े डर या खौफ के संकेतक के रूप में देखा जाता है। मतलब लोग डरे हुए हैं इसलिए सोना खरीद रहे हैं। सटीक बात। जब निवेशकों को शेयर बाजार, बॉन्ड या मुद्राओं पर भरोसा नहीं रहता तो वो अपना पैसा निकालकर सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली संपत्ति में लगा देते हैं, और वो है सोना। इसका मतलब है कि ये उछाल महज मांग और आपूर्ति का खेल नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ गहरे वैश्विक कारण है। सर्वे के अनुसार वो कौन से कारण है जो निवेशकों को इतना डरा रहे हैं? सर्वे स्पष्ट रूप से 3 अहम कारकों की ओर इशारा करता है। पहला है अमेरिकी डॉलर की कमजोरी। दुनिया की रिजर्व मुद्रा। बिल्कुल। जब दुनिया की सबसे प्रमुख मुद्रा पर सवाल उठने लगते हैं तो निवेशकों का विश्वास डगमगा जाता है। और दूसरा कारण? दूसरा है लगातार नकारात्मक वास्तविक ब्याज दरों की उम्मीद। मतलब महंगाई दर आपके ब्याज दरों से ज्यादा हो रही है, तो एक तरह से पैसे का वास्तविक मूल्य घट रहा है। हाँ, और तीसरा जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है वो है वैश्विक भू राजनीतिक और वित्तीय खतरों को लेकर बाजारों के भीतर बैठा गहरा खौफ। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे टेल रिस्क कहा जाता है। टेल रिस्क। अगर इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझा जाए तो क्या हम कह सकते हैं कि ये वो घटनाएं हैं जिनके होने की संभावना तो बहुत कम होती है, लेकिन अगर वो घट जाए तो उनका प्रभाव विनाशकारी होता है? एकदम सही। इसे ऐसे देखा जा सकता है जैसे किसी शांत समुद्र में अचानक कोई सुनामी आ जाए। संभावना कम है पर तबाही भयंकर। जी, और रिपोर्ट में इस डर को मापने के लिए एक इंडेक्स का जिक्र है, ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स या GEPUI इंडेक्स, जो वैश्विक नीतियों की अनिश्चितता को मापता है। सही। हाँ। और आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल 2025 में कुछ शुल्कों के लगाए जाने के कारण जो उछाल आया था उसे अगर छोड़ भी दें तो वर्तमान में ये इंडेक्स 2020 की महामारी के बाद से अपने सबसे खराब स्तर पर है। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि वैश्विक व्यापार और नीतियां इस वक्त एक बारूद के ढेर पर बैठी हैं। बिल्कुल, कभी भी कोई चिंगारी भड़क सकती है। ये तो वाकई एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर है। पूरी दुनिया किसी बड़ी अनहोनी की आशंका में सांस रोके हुए है। और इसी अनिश्चितता के बीच सर्वे के पहले अध्याय में भविष्य के 2 परिदृश्यों का यानी 2026 के लिए 2 ग्लोबल सिनेरियो का विश्लेषण किया गया है। हाँ, मैंने देखा था। ये विश्लेषण समझने में मदद करता है कि आने वाला साल कैसा हो सकता है। क्या इन दोनों परिदृश्यों के पीछे के अर्थशास्त्र को थोड़ा स्पष्ट किया जा सकता है? जरूर। जो पहला संभावित परिदृश्य है उसके घटित होने की संभावना 40 से 45% आंकी गई है। सर्वे इसे 2025 जैसी स्थिति या बिजनेस एज इन 2025 का नाम देता है। इस स्थिति का मतलब यह है कि व्यापारिक घर्षण और भू राजनीतिक अस्थिरता तो बनी रहेगी, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह से चरमराएगी नहीं। एक तरह से घिसट घिसट कर चलती रहेगी। हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ी चेतावनी है। इस परिदृश्य में सुरक्षा का दायरा बहुत सिकुड़ जाएगा। मतलब सिस्टम में झटके सहने की क्षमता कम हो जाएगी। बिल्कुल। छोटी छोटी घटनाएं भी सप्लाई चेन को बाधित कर सकती हैं। सिस्टम गिरेगा नहीं, लेकिन सरकारों और केंद्रीय बैंकों को बार बार दखल देकर बाजार को बचाना पड़ेगा। सर्वे से शायद प्रबंधित अव्यवस्था या मैनेज्ड डिसऑर्डर कहता है। जी बिल्कुल, वही शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये तो किसी झूलते हुए पुल पर चलने जैसी स्थिति लग रही है। पुल टूटेगा तो नहीं, लेकिन हर कदम पर संतुलन बनाए रखने के लिए भारी संघर्ष करना पड़ेगा। और रस्सी को कस के पकड़े रहना होगा। हाँ, बेफिक्र होकर चलने की कोई गुंजाइश नहीं है इसमें। लेकिन जो दूसरा परिदृश्य सर्वे में बताया गया है वो शायद इससे
भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। दूसरा परिदृश्य वास्तव में कहीं अधिक डरावना है और इसकी संभावना भी 40 से 45% के बीच ही है। तो दोनों के चांसेस लगभग बराबर है। हाँ, इसे अव्यवस्थित बहुध्रुवीय पतन या डिसऑर्डरली मल्टीपोलर ब्रेकडाउन कहा गया है। ये वो स्थिति है जहां चीजें नियंत्रण से बाहर होने लगती हैं। मतलब सब कुछ बिखरने लगता है। बिल्कुल, रणनीतिक प्रतिद्वंदिता इतनी तीव्र हो जाएगी कि व्यापार के पुराने वैश्विक नियम टूट जाएंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष जैसे युद्ध और अधिक अस्थिर रूप ले लेंगे और शायद व्यापारिक प्रतिबंधों और जवाबी कार्रवाइयों का एक अंतहीन सिलसिला शुरू हो जाएगा। यही सबसे बड़ा डर है। और मुझे लगता है इस दूसरे परिदृश्य का सबसे खतरनाक पहलू वित्तीय तनाव से जुड़ा है, क्योंकि सर्वे इशारा करता है कि ऐसी स्थिति में आर्थिक झटके बिना किसी शॉक एब्जॉर्बर के एक देश से दूसरे देश में तेजी से फैलेंगे। यही इस पतन का मुख्य बिंदु है। देखिए, जब देश एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाते हैं और सप्लाई चेन टूटती है तो वित्तीय बाजारों में लिक्विडिटी यानी तरलता सूखने लगती है। पैसा मिलना बंद हो जाता है। हाँ, ऐसे में विकासशील देशों को अपनी स्वायत्ता और आर्थिक विकास के बीच बहुत ही दर्दनाक समझौते करने पड़ेंगे और कोई वैश्विक संस्थान बचाव के लिए आगे नहीं आ पाएगा। ये तो बहुत ही खौफनाक तस्वीर है। लेकिन अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जहाँ दुनिया इन दो खतरनाक रास्तों के बीच झूल रही है, सिकुड़ रही है, वहीं भारत की स्थिति का विश्लेषण इस अध्याय को खास बनाता है। साल 2025 में भारत को एक नहीं बल्कि 3 प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से रेटिंग अपग्रेड मिला। जी, मॉर्निंगस्टार, DBRS, S&P और RNI से। हाँ, और विशेषकर S&P द्वारा भारत की रेटिंग को BBB- से BBB में अपग्रेड करना ये लगभग 2 दशकों यानी 20 सालों में किसी प्रमुख एजेंसी द्वारा किया गया पहला अपग्रेड है। ये वैश्विक पटल पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। जब दुनिया के बड़े-बड़े देशों की रेटिंग घटाई जा रही हो या उन्हें नेगेटिव आउटलुक में डाला जा रहा हो, तब भारत का अपग्रेड होना अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को एक स्पष्ट संदेश देता है। पर हमारे सुनने वालों के लिए अगर हम इसे थोड़ा जमीनी स्तर पर समझें, तो इस रेटिंग अपग्रेड का अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है? क्या ये सिर्फ एक तमगा है या इसका कोई वास्तविक वित्तीय फायदा भी है? इसका बहुत सीधा और बड़ा वित्तीय फायदा है। BBB रेटिंग का मतलब है कि भारत सरकार और भारतीय कंपनियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कर्ज लेना सस्ता हो जाएगा। मतलब ब्याज दरें कम हो जाएंगी। बिल्कुल, जब जोखिम कम आका जाता है तो ब्याज दरें कम हो जाती हैं। इससे विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ता है। वो भारत में लंबी अवधि का निवेश करने के लिए ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। और ये अपग्रेड कोई रातों रात तो नहीं हुआ होगा? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही सदाबहार राजकोषीय अनुशासन और मजबूत आर्थिक बुनियाद है जो सर्वे में साफ दिखता है। अगर हम विकास दर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वित्तीय वर्ष 2026 की पहली छमाही में भारत ने 7.0% की मजबूत विकास दर दर्ज की है, जो कि महामारी से पहले के 5.2% के रुझान से कहीं ज्यादा है। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सिर्फ महामारी के बाद की रिकवरी का बचा हुआ असर है या इसके पीछे कुछ ठोस नीतिगत बदलाव है? ये बहुत ही प्रासंगिक सवाल है और इसका जवाब है ये महज रिकवरी नहीं है। अगर ये केवल रिकवरी होती तो ये अब तक धीमी पड़ चुकी होती। बात तो सही है। इस 7% की वृद्धि के पीछे सरकार का एक स्पष्ट नीतिगत ढांचा है जिसे हम राजकोषीय अनुशासन या फिस्कल डिसिप्लिन कहते हैं। सरकार ने अपने राजकोषीय घाटे को GDP के 4.8% तक सीमित करने में सफलता पाई है, जबकि लक्ष्य 4.9% का था। मतलब लक्ष्य से भी बेहतर प्रदर्शन। बिल्कुल। राजकोषीय घाटे का ये सफर वाकई देखने लायक है। मुझे याद है साल 2021 में महामारी के कारण घाटा 9.2% तक पहुंच गया था। हाँ, वो बहुत मुश्किल समय था। तब सरकार ने इसे आधा करने का एक महत्वाकांक्षी वादा किया था और अब वित्त वर्ष 2026 के लिए 4.4% के नए लक्ष्य के साथ वो वादा जमीन पर उतरता दिख रहा है। और बाजारों के लिए बहुत मायने रखता है। जब कोई सरकार जो कहती है वो करके भी दिखाती है तो भरोसा बढ़ता है। यही कारण है जिसने रेटिंग एजेंसियों को भारत को अपग्रेड करने पर मजबूर किया। उन्होंने देखा कि सरकार बैलेंस शीट को साफ रख रही है। जी, और जब हम अर्थव्यवस्था के अलग अलग इंजनों की बात करते हैं तो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का प्रदर्शन सबसे ज्यादा उत्साहवर्धक रहा है। 8.4% की शानदार वृद्धि। वाह, 8.4%। ये तो इस बात का प्रमाण है कि मेक इन इंडिया और PLI जैसी योजनाएं जमीनी स्तर पर काम कर रही हैं। बिल्कुल, वैश्विक सप्लाई चेन जो चीन से बाहर निकल रही है उसका एक बड़ा हिस्सा भारत के कारखानों में आ रहा है। विनिर्माण का बढ़ना निश्चित रूप से रोजगार पैदा करता है और निर्यात बढ़ाता है, लेकिन संतुलन बनाए रखने के लिए हमें ये भी देखना होगा कि सर्वे एक यथार्थवादी तस्वीर पेश करता है। सब कुछ एकदम परफेक्ट नहीं है। हाँ, कमियां भी हैं। जैसे अत्यधिक बारिश और मौसम की मार के कारण खनन या माइनिंग क्षेत्र में 1.8% की गिरावट भी दर्ज की गई है। और ये गिरावट उस वास्तविकता को दर्शाती है जहां हम बाहरी कारकों से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। मौसम का असर तो पड़ेगा ही। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब विनिर्माण जैसा मुख्य क्षेत्र इतनी मजबूती से आगे बढ़ता है तो वो इन छोटे मोटे झटकों को काफी हद तक अवशोषित कर लेता है। एक तरह से कुशन का काम करता है। जी, सरकार की जो रणनीति रही है वो खपत पर निर्भर रहने के बजाय पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स पर केंद्रित रही है। सड़कें, पुल, रेलवे बनाना, इसी ने इस मजबूत वृद्धि की नींव रखी है। अच्छा, बुनियादी ढांचे और कारखानों की बात तो हो गई। अब थोड़ा घरेलू मांग की ओर मुड़ते हैं। ठीक है। सर्वे में जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स दिए गए हैं जो रोजमर्रा के आर्थिक गतिविधियों का रियल टाइम हाल बताते हैं वो बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो जमीनी हकीकत बताते हैं। वित्तीय वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि UPI लेनदेन में 28.7% की भारी वृद्धि हुई है और यात्री वाहनों की बिक्री में 20.5% का उछाल आया है। ये आंकड़े इसलिए अहम हैं क्योंकि ये कागजी बातें नहीं हैं। ये बताते हैं कि आम इंसान के हाथ में पैसा है और वो खर्च कर रहा है। घरेलू मांग बहुत मजबूत है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्थिति और भी दिलचस्प हो जाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI की वैश्विक स्थिति पर सर्वे की रिपोर्ट बहुत अहम है। हाँ, 2024 में वैश्विक स्तर पर FDI प्रवाह में 11% की गिरावट आई थी। पूरी दुनिया में निवेश कम हुआ, लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखा। अमेरिका में FDI 19.7% बढ़ गया। यही तो सोचने वाली बात है। जब पूरी दुनिया निवेश करने से कतरा रही है तो सारा पैसा केवल अमेरिका की ओर क्यों भाग रहा है? इसके पीछे केवल 2 शब्द हैं,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर। एआई का जादू? जी, दुनिया की शीर्ष 10 ग्रीनफील्ड निवेश परियोजनाओं में से 4 सीधे तौर पर सेमीकंडक्टर से जुड़ी थीं और उनमें से 3 अकेले अमेरिका में थीं। दुनिया भर का निवेश बस इसी दिशा में जा रहा है। एक नई तकनीकी क्रांति का आना अच्छी बात है, लेकिन सर्वे में फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। ओह, वो रिपोर्ट जो 2025 के क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आई थी। हाँ, जो इस एआई बूम के पीछे के छिपे हुए खतरे को उजागर करती है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक कंपनियों ने एआई डेटा सेंटर्स के लिए जो 120 अरब डॉलर से ज्यादा का खर्च किया है, वो उन्होंने अपनी बैलेंस शीट से बाहर रखा है। और इसके लिए उन्होंने स्पेशल पर्पस व्हीकल या एसपीवी का इस्तेमाल किया है। ये 120 अरब डॉलर कोई छोटी रकम तो नहीं है। ये एसपीवी का चक्कर क्या है? यही वो बिंदु है जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा खतरा छिपा है। एसपीवी को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई बड़ी कंपनी अपनी बैलेंस शीट को साफ दिखाने के लिए एक अलग डमी कंपनी बना ले। अच्छा, तो जो भी जोखिम भरा कर्ज लिया जाता है वो इस डमी कंपनी के नाम पर होता है। बिल्कुल, अगर प्रोजेक्ट फेल हो जाए तो मुख्य कंपनी की बैलेंस शीट पर उसका असर तुरंत नहीं दिखता। मतलब ये तो 2008 के वित्तीय संकट जैसे लग रहा है, जब बैंकों ने हाउसिंग लोन को ऐसे ही छिपाया था। एकदम सही तुलना की आपने। और ये खतरा तब और भी डरावना लगने लगता है जब तकनीकी दुनिया के दिग्गज खुद इस पर सवाल उठाते हैं, जैसे आईबीएम के सीईओ ने किया। हाँ, सर्वे बताता है कि आईबीएम के सीईओ ने बड़े लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम के अर्थशास्त्र पर ही सवाल उठा दिए, जिन पर ये पूरा एआई बूम टिका है। जब आईबीएम जैसी कंपनी का प्रमुख ये कहे कि एआई को चलाने की लागत बहुत अधिक है और मुनाफा स्पष्ट नहीं है, तो बाजारों का सतर्क होना लाजमी है। अगर ये एआई बूम उम्मीद के मुताबिक उत्पादकता नहीं बढ़ाता है तो क्या होगा? तो हम ओवर वैल्यूएशन के फूटने के कगार पर खड़े हैं। ये एक विशाल बुलबुला है और अगर ये 120 अरब डॉलर के छिपे हुए कर्ज का बुलबुला फूटता है तो क्या इसका असर केवल उन टेक कंपनियों तक रहेगा? बिल्कुल नहीं। ये पूरी दुनिया के वित्तीय बाजारों में एक भयंकर सुनामी ला सकता है, जिसे फाइनेंशियल कंटेजियन कहते हैं। दुनिया भर के बैंक और निवेशक इससे जुड़े हैं। और सर्वे में जापान के सरकारी बॉन्ड की यील्ड में अचानक हुई वृद्धि का भी जिक्र है। हाँ, वो इसी खतरे का एक शुरुआती संकेत है। जब जापान जैसे सुरक्षित माने जाने वाले बाजार में घबराहट होती है तो ये ग्लोबल टेंशन का स्पष्ट प्रमाण है। तो इन सभी बातों को समेटते हुए जो निष्कर्ष निकलता है वो हमारी चर्चा की शुरुआत से बिल्कुल मेल खाता है। जी ठीक है, कर्ज में डूबी है और दूसरी तरफ भारत है जिसने बुनियादी ढांचे, पूंजीगत व्यय जो अब कुल बजट का 22.6% हो गया है, उस पर ध्यान केंद्रित किया है और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा है। हाँ, और इसी से भारत की मध्यम अवधि की विकास क्षमता 7% तक मजबूत हो गई है। और यही बात मैं हमेशा कहता हूँ, किसी भी जानकारी का असली मूल्य तब है जब हम उसका व्यापक संदर्भ समझें। दुनिया जब एआई के पीछे अंधी दौड़ लगा रही है, भारत अपनी घरेलू मांग, विनिर्माण और वित्तीय समझदारी पर टिका है, जो आम इंसान के जीवन और व्यापार को स्थिरता देता है। बिल्कुल। तो चर्चा का अंत हम एक ऐसे सवाल के साथ करते हैं जो हमारे सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देगा। जरा सोचिए, एक तरफ पूरी दुनिया का पैसा और ध्यान केवल एआई, डेटा सेंटर्स और एक नई तकनीकी क्रांति की ओर भाग रहा है जो शायद 120 अरब डॉलर के छिपे हुए कर्ज के बुलबुले पर बैठा है। दूसरी तरफ क्या यह संभव है कि भारत का पुराने तरीके का आर्थिक मॉडल, मतलब सड़कें, कारखाने बनाना, हाँ, सड़कें, पुल, कारखाने बनाना और अपनी बैलेंस शीट को साफ रखना, क्या यह आने वाले दशक में दुनिया के लिए सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ा सुरक्षा कवच या सेफ हेवन साबित हो सकता है? ये वाकई विचार करने योग्य है। जब एआई का मायाजाल टूटेगा तो क्या ये ठोस बुनियादी ढांचा ही हमारी असली ताकत नहीं बनेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।